सो इट वाज टोल्ड टू हर कि एज एक्सीडेंट के बाद आपका वहां पर आना इट वाजंट एक्सपेक्टेड, राइट। तो इसकी वजह से जो एक्सीडेंटेड पर्सन था, जो यंग था, उसकी आपके साथ कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं था। अब क्योंकि यहाँ पर आपका और उसका कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता, तो दिस मीन्स के आपको किसी भी तरह के डैमेजेस जो है वो पे नहीं किए जा सकते, राइट। सो दिस मीन्स के अब फिर आपके पर कोई मतलब उनकी आप पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो रिलेशनशिप है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हो सकता है, ठीक है, या एक कंटिन्यूस वन हो सकता है। क्वाइट पॉसिबल है कि ऑल दो आप डैमेज फेस करो, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अब देखो एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट वाले को ये तो नहीं पता था ना कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है एक प्रेग्नेंट लेडी वहां से गुजरेगी, राइट। सो दिस क्योंकि उनका वहां पर आना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है इसकी वजह से आपका कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी चीज से हम एक थर्ड चीज ड्राइव करते हैं, और वो ये है कि जो डैमेजेस थे ना, डैमेजेस वर डीम टू बी रीजनेबली फोर्सीएबल, फोर्सीएबल। ओके। अब ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, ये सारे नेबरिंग नेबर प्रिंसिपल के पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब है, डैमेजेस वर डीम टू बी रीजनेबली फोर्सिएबल? इसका ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हो और आपको पता है कि अगर उस काम में नेग्लिजेंस की जाए तो इससे डैमेजेस होंगे, तो भी आपका टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस अप्लाई होगा। अब इस पर जो है एक बहुत मजे का केस है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, दैट इज शैंडर वर्सेस कैपल के पब्लिक लिस्टेड कंपनी। मैं यहाँ पर केस का नाम लिख देता हूँ, दैट इज शैंडलर वर्सेस के पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और ये बड़ा रीसेंट सा केस है, 2011 में जो है वो ये हुआ था। अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में बेसिकली आपने केसेस को सिर्फ सुनना है और समझना है, ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई मैं इनकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशंस जो है वो नहीं लिख रहा। आपको सिर्फ केस को समझना है और ये समझना है कि कैसे इस केस से लॉ जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। अब इसमें हुआ ये था कि मिस्टर चैंडलर जो थे वो किसी कंपनी के लिए काम करते थे। एक्स कंपनी थी एक, जो कि केप कंपनी की सब्सिडरी थी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, चैंडलर एक पर्सन का नाम है, और वो एक एक्स कंपनी में काम करता था, और वो एक्स कंपनी जो है की पब्लिक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी थी। और उन्होंने काम किया था फ्रॉम अराउंड 1959 से 1962। और उसके बाद जो है वो मतलब उन्होंने काम वगैरह छोड़ दिया एंड ही गॉट रिटायर्ड। लेटर ऑन 2007 में चैंडलर ने जब अपना मेडिकल किसी भी वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई, तो उनको ये पता चला कि उनको एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोसिस का मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये एक बीमारी होती है। ये एक बीमारी होती है, और ये एक ऐसी जो लंग्स की बेसिकली बीमारी है कि जब आप बहुत टाइम तक ना मिनरल्स वगैरह में काम करो, तो आपको और उन मिनरल्स को इनहेल वगैरह करते हो, फाइबर्स को इनहेल करते हो, तो ये एक बीमारी हो जाती है। बेसिकली जो एक्स कंपनी थी ना वो ये ना इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती थी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो फायर वगैरह को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब लंबे अरसे के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ तो उनके ना फाइबर्स को इनहेल आप कर रहे हो, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, राइट। सो उसको ये पता चला कि मुझे एस्बेस्टोसिस है, और क्योंकि वो जो है ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व था बहुत टाइम के लिए, तो चैंडलर ने क्या किया, चैंडलर ने जो है वो के पब्लिक लिस्टेड कंपनी को सू कर दिया कि भाई आपकी सब्सिडरी की वजह से, क्योंकि उस वक्त एक्स कंपनी खत्म हो चुकी थी, तो आपकी कंपनी की वजह से जो है मुझे ये बीमारी जो है वो हुई है, तो दैट्स व्हेयर यू ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। तो इसका फैसला ये हुआ गया कि जब ये केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने जब ये फैसला सुना, तो कोर्ट में के पब्लिक लिस्टेड कंपनी का ये जो है वो स्टांस था कि भाई क्योंकि एक्स कंपनी नो डाउट हमारी सब्सिडरी थी, लेकिन ये हम डायरेक्टली जो है वो चैंडलर कंपनी, सॉरी चैंडलर को जो है वो डैमेजेस पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, राइट। जबकि के पब्लिक लिस्टेड कंपनी को क्लियरली ये पता था कि आप जब लंबे अरसे के लिए एस्बेस्टोसिस प्रोडक्ट्स बनाते हो, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आपको इस तरीके की बीमारी हो सकती है। तो इस वक्त इस वक्त जो कोर्ट था उसने ये डिसीजन हेल्ड किया कि नो डाउट एक्स कंपनी लाइबल थी चैंडल कंपनी के लिए,
एक्स कंपनी सब्सिडरी है केप कंपनी की। तो केप कंपनी को क्योंकि पता था कि इस तरीके के डैमेजेस होंगे, तो केप कंपनी अब चैंडलर को डैमेजेस पे करेगी। राइट, तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि नो डाउट आप अगर एक बंदे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से भी आपकी वजह से उस बंदे को डैमेजेस फेस करने पड़ रहे हैं लेटर इन फ्यूचर, तो भी आप जो है आपका एक नेबरिंग रिलेशन उस बंदे से बनता है। यहाँ पर केप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी चैंडलर के साथ, एक्स कंपनी कनेक्टेड थी, क्योंकि एक्स जो थी वो सब्सिडरी थी केप कंपनी की। एंड केप को पता था कि यार इस तरीके के काम से हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्वियसली उनको पता था हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस का, और उनको पता था कि जब लोग ज्यादा अरसे के लिए काम करते हैं इस तरीके का तो उनको इस तरीके की बीमारी होती है। तो दिस मीन्स कि अब वो बीमारी उस बंदे को हो गई, तो अब उसके जो इलाज वगैरह या जो भी उसका ट्रीटमेंट का जो भी डैमेजेस वगैरह है वो केप कंपनी पे करेगी। तो दिस मीन्स कि नेबरिंग प्रिंसिपल ये कहता है नंबर वन कि आपकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है अगर आप एक बंदे के साथ रिलेशन में हो, डज नॉट मैटर कि वो रिलेशन एक पॉइंट पर है या कंटिन्यूस वन है यानी प्रॉक्सिमिटी। एंड नंबर टू, आपको पता है कि आपकी ड्यूटी ऑफ केयर की में नेग्लिजेंस की वजह से डैमेजेस जो है वो होंगे, यानी आपको वो पता है एंड यू कैन बेसिकली सी दोस डैमेजेस, तो फिर आपको अंडर द टॉट ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो आप की जो ड्यूटी है आती है। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और इसमें जो चीज है, जो थर्ड पॉइंट इसमें आता है, फोर्थ एक्चुअली, दैट इज इट इज फेयर एंड जस्ट इन द सर्कमस्टांसेस टू इम्पोज एन ड्यूटी। देखो, इट इज फेयर एंड जस्ट टू इम्पोज ड्यूटी ऑफ केयर इन दोज circumstances। देखो, कुछ सर्कमस्टांसेस में ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज करना जायज बात होती है और कुछ केसेस में जायज बात नहीं। अगर आप एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज कर रहे हो जो जिस और एक ऐसे बंदे पर इम्पोज कर रहे हो जिस बंदे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड आप जो हो एक बंदे को अनजान बनाकर उस पर एक ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज कर रहे हो, तो फिर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इसमें अप्लाई नहीं होता एंड वो बंदा लायबल नहीं होता। हाँ, अगर एक बंदा जो है वो उसको पता है अपनी ड्यूटी का, स्टिल वो एक काम नहीं करता और उसको पता है कि उसके काम ना करने की वजह से एक नुकसान होगा एक बंदे को, तो दैट इज गोइंग टू कम अंडर द टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस लॉ। ठीक है। तो अब जो फोर्थ सिनेरियो है दैट इज इट इज फेयर एंड जस्ट टू इम्पोज ड्यूटी ऑफ केयर इन दोज सर्कमस्टांसेस। अब इसमें बेसिकली जो हमारे पास केस है दैट इज वो एक हमारे पास जो है वो केस आता है ग्लेस्टर का, दैट इज ग्लेस्टर वर्सेस वेस्टमॉरलैंड टाउन काउंसिल, और ये केस था 2009 का केस है। सॉरी। इस केस में अब होता क्या है, इस केस में जो है ये वेस्ट मॉडलैंड टाउन काउंसिल जो है वो एक हॉर्स शो ऑर्गेनाइज करती है, और उसमें जो है वो ग्लेस्टर भी आता है, और ग्लेस्टर को जो है एक कुछ लोगों का हॉर्स था, दो बंदों का एक घोड़ा होता है हॉर्स, एंड वो हॉर्स जो है ना ग्लेस्टर को हिट करता है और उसके ना सर पर वो लगती है, और उसकी वजह से वो मेंटली जो है ना अब डिसेबल जो है वो हो जाता है। अब उसकी वाइफ जो है ना, ग्लेस्टर की वाइफ जो है, अब क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी थी जिसके घोड़े ने उसको हिट किया था, तो वो तो चले गए और उसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो गया, वो गायब हो गए। राइट। तो उसकी वाइफ ने, ग्लेस्टर की वाइफ ने क्या किया, ग्लेस्टर की वाइफ ने वेस्टमोरलैंड टाउन काउंसिल को हिट कर दिया कि भाई अब आप एक ऐसा शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। राइट। तो वेस्ट मोरलैंड टाउन काउंसिल ने कहा कि हम जो है किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के एनिमल के लिए के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो कोर्ट ने भी यही फैसला हेल्ड किया कि देखो, घोड़ा जो था वो थर्ड पार्टी पर्सन का था, इसमें वेस्ट मोरलैंड टाउन काउंसिल का कोई भी जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग आए हुए थे और हर बंदे के एनिमल के बिहेवियर को ट्रैक करना या बिहेवियर को कंट्रोल करना काउंसिल का काम नहीं है। राइट। सो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जो ग्लेस्टर की वाइफ थी उसका जो क्लेम था वो वैलिड नहीं है, और यहाँ पर किसी भी तरह का रिलेशन क्रिएट नहीं होता, एंड इट इज नॉट फेयर एंड जस्ट टू चार्ज काउंसिल फॉर द बिहेवियर ऑफ थर्ड पार्टी हॉर्स। किसी तीसरे बंदे के काम के घोड़े के काम की वजह से आप काउंसिल को जो है वो नहीं गिल्टी कंसिडर कर सकते। राइट। सो आपने याद रखना है
कि नेबरिंग प्रिंसिपल जो है वो तीन सिनेरियोज में आता है। नंबर वन, रिलेशन की प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर टू, डैमेजेस फोर्सीएबल, रीजनेबली फोर्सी किए जा सकते हो, यानी पता हो कि यार डैमेजेस होंगे इससे। एंड नंबर थ्री, इट इज फेयर एंड जस्ट टू इम्पोज ड्यूटी ऑफ केयर। सो दिस वाज बेसिकली योर नेबर लॉ। मैं क्विकली एक रिवाइज कर देता हूँ। हम टॉर्ट लॉ की बात कर रहे हैं। हमने ये अभी तक बात की है कि टॉर्ट लॉ का मतलब होता है लॉ दैट डील्स विद रॉन्गफुल एक्ट, गलत कामों से डील करने वाला जो लॉ है उसको टॉर्ट लॉ कहते हैं। टॉर्ट लॉ ऑफ नेग्लिजेंस में या टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में हम डिस्कस करते हैं कि जब एक पर्सन की ड्यूटी ऑफ केयर होती है एंड वो उस ड्यूटी ऑफ केयर को परफॉर्म नहीं करता, एंड ना परफॉर्म करने की वजह से जब सेकेंड पार्टी जो है उसको लॉस सफर करना पड़ता है, तो दैट इज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटी ऑफ केयर को समझने के लिए वी हैव नेबर प्रिंसिपल। नेबर प्रिंसिपल ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ केयर तीन सर्कमस्टांसेस में आती है। अगर ये तीनों सर्कमस्टांसेस वैलिड तौर पर सेटिस्फाई होते हैं, इफ दीज थ्री टेस्ट आर सेटिस्फाइड ऑन ऑल केसेस, तो फिर ड्यूटी ऑफ केयर बनेगी एंड वो चीज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में आएगी एंड जो लॉस पार्टी है उसको क्लेम्स मिल जाएंगे। नेबर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी और जो यानी दोनों जो पार्टीज है उनके दरमियान एक रिलेशन जो है वो होना चाहिए। वो रिलेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर भी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी हो सकता है। आप दोनों पार्टीज जो हैं या जो पार्टी जिसकी वजह से लॉस हुआ है उसको डैमेजेस का पता होना चाहिए, यानी रीजनेबली वो फोर्सी कर सकता हो डैमेजेस को। एंड तीसरा, कि बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए, एक फेयर एंड जस्ट ओपिनियन होना चाहिए कि भाई यस, यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर बनती है। अगर तो ये तीनों केसेस सेटिस्फाई होते हैं, तीनों टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, तो आपका नेबर प्रिंसिपल सेटिस्फाई होता है, विच मींस आपकी ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो सेटिस्फाई होती है। दिस मींस कि वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के जुरिस्डिक्शन में आएगा एंड आपको क्लेम्स जो है वो मिल जाएंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो लेट्स जस्ट कीप दिस अंटिल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।